अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम। वालेकुम सलाम। जी आ गई हैं हमारे रेगुलर पार्टिसिपेंट्स। अच्छा, तो शुरू करते हैं और ये बताएं कि अब तक जो हमने किया है उसमें से कोई क्वेश्चन हो तो बताएं। कोई क्वेश्चन नहीं है, चलें अच्छी बात है। अच्छा, मैंने ना एक व्हाट्सएप ग्रुप भी क्रिएट किया है जहाँ पे सारे पार्टिसिपेंट्स और अगर कोई इनके अलावा भी कोई ज्वाइन करना चाहे तो कर सकता है। और वहाँ पे जो लेक्चर से रिलेटेड मटेरियल होगा वो मैं वहाँ पे शेयर करने की कोशिश करूँगा। और कोई शॉर्ट क्विज वगैरह भी हो सकते हैं, ठीक है, जो आप वहाँ पे आंसर कर सकते हैं। तो उसका लिंक मैं आपको इसके बाद भेज दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप का, तो आप वहाँ से ले लीजिएगा। अच्छा जी, ये हो गया। आपको मेरी स्क्रीन इस वक्त नज़र आ रही होगी और मैंने कुछ फंक्शंस जो हैं शामिल किए हैं आज की क्लास के लिए, तो उस पर हम बात करते हैं। तो अगर किसी को स्क्रीन नज़र ना आ रही हो तो मुझे बता दीजिएगा। एक्सेल में मैंने इस वक्त स्क्रीन खोली हुई है। अच्छा जी, तो सबसे पहले आज जो हम फंक्शन देखेंगे वो है एबीएस, एब्सोल्यूट वैल्यू। एब्सोल्यूट वैल्यू आपको पता ही है कि या शायद आप में से किसी को ना पता हो कि एब्सोल्यूट वैल्यू होती है किसी भी नंबर की उसका इक्विवेलेंट पॉजिटिव नंबर। जीरो की एब्सोल्यूट वैल्यू जीरो ही होती है। किसी भी पॉजिटिव नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू वही पॉजिटिव नंबर होती है। फर्क सिर्फ पड़ता है नेगेटिव नंबर्स पे। किसी भी नेगेटिव नंबर्स की एब्सोल्यूट वैल्यू उसकी इक्विवेलेंट पॉजिटिव वैल्यू होती है, ठीक है। तो अगर -5 है और उसका एब्सोल्यूट हम बताना चाहें तो इसका आंसर है 5। पॉजिटिव 5 है, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू है 5 और जीरो की एब्सोल्यूट वैल्यू है 0। तो फर्क किसको पड़ा? फर्क सिर्फ माइनस वैल्यू को पड़ा, उसको पॉजिटिव करके बता दिया गया कि ये इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू है। तो एक्सेल में अगर आपके पास नंबर्स हैं किसी सेल में या सेल रेंज में, तो आप एब्सोल्यूट का फंक्शन आपके पास अवेलेबल है। अगर आपको एब्सोल्यूट वैल्यूज चाहिए तो आप ले सकते हैं। तो ये देखिए, मैंने ए कॉलम में कुछ रैंडम नंबर्स लिखे हैं जिसमें ये -44 है विदाउट एनी डेसिमल पार्ट, मैंने इसको लिखा है। और इसी तरह से -28.4613 और इसी तरह से -41.5261, फिर 0 है। और फिर सेम जो नेगेटिव वाली वैल्यूज थी उन्हीं को मैंने पॉजिटिव वैल्यूज में भी कन्वर्ट करके लिख दिया है। फिर यहाँ बी कॉलम में यहाँ पे हेडिंग है ताकि पता चले कि जो नीचे इसके इस कॉलम में जो बाकी नीचे वैल्यूज नजर आ रही हैं उन पे ये फॉर्मूला, ये फंक्शन अप्लाई किया गया है। तो देखिए, ये जो 44 है, अगर हम इसको ऊपर फॉर्मूला बार में देखें तो ये मैंने इक्वल टू के साइन से शुरू करके और एबीएस फॉर एब्सोल्यूट, और उसका फिर आपको पता है कि हमेशा फंक्शन जो है उसके नेम के बाद पैरेंथेसिस, स्टार्टिंग पैरेंथेसिस लाजमी आती है फंक्शन के नेम के फौरन बाद। और फिर आपने अगर कोई आर्गुमेंट है तो वो पास करते हैं और फिर उसके बाद लाजमी फंक्शन की क्लोजिंग पैरेंथेसिस आती है, ठीक है। तो ये जो एब्सोल्यूट का फंक्शन है इसको एक वन आर्गुमेंट चाहिए होता है, तो वो हमने आर्गुमेंट में A2 लिख दिया, यानी कि हमने एक सेल का रेफरेंस लिख दिया जो कि इसके साथ ही लेफ्ट साइड पे अवेलेबल है। तो इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी कि टेल मी द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ A2 व्हिच इज -44। तो -44 की एब्सोल्यूट वैल्यू ऑब्वियसली 44 है, तो इसलिए एक्सेल हमें सेल के अंदर 44 दिखा रहा है और फार्मूला बार के अंदर फार्मूला दिखा रहा है, ठीक है जी। नेक्स्ट सेल में देखें, बी कॉलम में रहते हुए, तो यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ सेल A3, तो सेल A3 में वैल्यू है -28.4613, तो माइनस, ठीक है। तो बी कॉलम में जहाँ पे हमने एब्सोल्यूट का फॉर्मूला यूज किया है वहां पर आप देख सकते हैं कि माइनस के बजाय ये +28.4613 बन गया है। तो सिर्फ माइनस का साइन को रिमूव किया गया है।
इसी तरह से 41 नेक्स्ट वैल्यू के साथ भी ऐसे ही हुआ है। 0 में हमने पहली बात की है कि 0 की जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है वो 0 ही होती है, ठीक है। पॉजिटिव नंबर्स जो होते हैं चाहे वो डेसिमल में हो या वो डेसिमल पार्ट के बगैर हो, वो वैसे ही रहते हैं, अनचेंज्ड रहते हैं एब्सोल्यूट में भी, ठीक है जी। तो ये था बी कॉलम। यहाँ बी कॉलम के हवाले से किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। अगर आपको ये नहीं पता चला कि एब्सोल्यूट होता क्या है मैथ में, ये मैथ का कॉन्सेप्ट है, या आपको ये पता नहीं चला कि इस फंक्शन को हमने यहाँ पे कैसे यूज़ किया है, दोनों सूरतों में आप मेरे से पूछ सकते हैं। आपकी खामोशी का मतलब मैं ले रहा हूँ कि कोई क्वेश्चन नहीं और आपको समझ में आ गया, वेरी गुड। अच्छा जी, अब हम चलते हैं सी कॉलम की तरफ। सी कॉलम में हमने एक फंक्शन है सीलिंग डॉट मैथ, ठीक है। सीलिंग डॉट मैथ का फंक्शन हमने यूज़ किया है, और सीलिंग डॉट मैथ का फंक्शन हमने एक्चुअली दो कॉलम्स में यूज़ किया है, एक हमने सी कॉलम में और एक हमने डी कॉलम में, ठीक है। तो एक्चुअली सीलिंग डॉट मैथ के फंक्शन में फर्स्ट दो आर्ग्यूमेंट्स उसको दिए जाते हैं। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट उसका मस्ट होता है और जो सेकंड आर्ग्यूमेंट होता है वो ऑप्शनल होता है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊंगा। ये इस वक्त मैं लिख रहा हूँ, टाइप कर रहा हूँ C9 सेल के अंदर, सीलिंग CEILI, हाँ सीलिंग मैथ। ये जैसे ही आया तो मैंने इसको यहाँ पे टैब प्रेस कर दिया। अच्छा, जैसे मैंने टैब प्रेस किया और ये यहाँ पे सीलिंग मैथ का मैंने फंक्शन लिख दिया है, तो आप देखिए नीचे इसके थोड़ी सी एक हेल्प टेक्स्ट आ रहा है, ठीक है, जो कि मुझे बता रहा है कि सीलिंग मैथ में पैरेंथेसिस के अंदर पहला जो आर्ग्यूमेंट मैंने इसको देना है वो है नंबर, मैंने इसको कोई नंबर प्रोवाइड करना है। दूसरा आर्ग्यूमेंट है सिग्निफिकेंस, कॉमा के बाद देखें ना, कॉमा कॉमा से पता चल रहा है कि अब ये दूसरा आर्ग्यूमेंट है। और फिर कॉमा, एक तीसरा आर्ग्यूमेंट भी है मॉड, ठीक है। मॉड को हम आज लेक्चर में कवर नहीं करेंगे, तो कभी आपको इसकी ज़रूरत हो तो आप खुद से इसकी डॉक्यूमेंटेशन में देख सकते हैं, और आपको पता है कि डॉक्यूमेंटेशन कैसे फाइंड करनी है, राइट। ये जो डॉक्यूमेंटेशन के लिए आप ये जो सीलिंग मैथ पे मैं माउस ले आया हूँ, तो ये देखिए हाइपरलिंक बन गया, ठीक है। अब जब मैं इसे क्लिक करूंगा तो वेब ब्राउजर के अंदर माइक्रोसॉफ्ट वेबसाइट से इसकी डॉक्यूमेंटेशन ओपन हो जाएगी, वहां से मैं सारा इसको रीडिंग कर सकता हूँ, इसको समझ सकता हूँ, इसकी एग्जांपल्स भी वहां पर मेंशन होंगी। एनीवेज, फिलहाल हम ये देख रहे हैं कि सीलिंग मैथ के अंदर पहला आर्ग्यूमेंट है नंबर और दूसरा आर्ग्यूमेंट है सिग्निफिकेंस और तीसरा आर्ग्यूमेंट है मॉड। यहाँ पर एक चीज समझने की जरूरत है कि आप देखें कि जो नंबर लिखा हुआ है NUMBER, ये एक तो इस वक्त हाईलाइटेड है, थोड़ा सा बोल्ड में नजर आ रहा है, जिसका मतलब ये है कि इस वक्त अगर हम टाइप करेंगे तो ये नंबर हम प्रोवाइड करेंगे इसको, ठीक है। अच्छा, फिर कॉमा लगा के सिग्निफिकेंस जो लिखा हुआ है, यहाँ पे डिफरेंस देखिएगा कि नंबर के अराउंड स्क्वायर ब्रैकेट्स नहीं है, जबकि सिग्निफिकेंस वर्ड स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर है। इसी तरह से कॉमा के बाद थर्ड आर्ग्यूमेंट मॉड, ये मॉड का जो आर्ग्यूमेंट है ये भी स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर है, ठीक है। तो ये स्क्वायर ब्रैकेट्स हमें ये बता रही हैं कि ये वाला जो आर्ग्यूमेंट है ये ऑप्शनल है। आप प्रोवाइड कर देंगे इसकी वैल्यू तो भी ठीक है, आप प्रोवाइड नहीं भी करेंगे तो एक्सेल खुद से इसकी जगह पे कोई डिफॉल्ट वैल्यू अज्यूम कर लेगा, ठीक है। तो सीलिंग मैथ में अगर सिग्निफिकेंस की वैल्यू प्रोवाइड ना की जाए और मॉड की वैल्यू प्रोवाइड ना की जाए तो सिग्निफिकेंस की वैल्यू होती है 1 बाय डिफॉल्ट, और नंबर चूंकि आप इसके हेल्प टेक्स्ट में देख रहे हैं कि नंबर का आर्ग्यूमेंट स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर नहीं है, तो इसलिए ये ज़रूरी है कि आप कम से कम एक आर्ग्यूमेंट जो कि इसका नंबर आर्ग्यूमेंट है वो लाजमी प्रोवाइड आपने करना होगा। अच्छा, ये तो था कि कैसे किसी फंक्शन की आप डॉक्यूमेंटेशन और उसके कितने आर्ग्यूमेंट्स हैं, आर्ग्यूमेंट मस्ट है या ऑप्शनल है, ये मैंने इसको एक्सप्लेन किया है। अब मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ सीलिंग मैथ का फंक्शन होता किस लिए है, ठीक है। इसको करते हैं रिमूव, और सीलिंग मैथ का फंक्शन होता है कि अगर आपके पास कुछ नंबर्स ऐसे हैं जिनमें डेसिमल पार्ट लिखा हुआ है और आप ये चाहते हैं कि आपको उनमें से इंटीजर्स चाहिए, आप चाहते हैं जो डेसिमल पार्ट है ये ख़त्म हो जाए
और जो नंबर है वो राउंड हो जाए, राउंड अप हो जाए, मस्ट। ठीक है, राउंड अप हो जाए। राउंड अप का मतलब ये है कि नॉर्मली क्या होता है कि आपको पता है राउंडिंग में अगर लेट्स से 22.3, इसको अगर हम राउंड करें, इसका डेसिमल पार्ट रिमूव करें तो ये 22 होगा इसका आंसर। और अगर यही 22.3 के बजाय 22.7 होता, तब अगर हम इसको राउंड करते तो ये 23 बन जाता 7 की वजह से। ठीक है, तो सीलिंग मैथ ये करता है कि हमेशा इंश्योर करेगा कि वो राउंड अप करेगा, यानी अगर 22.3 को भी राउंड जब सीलिंग किया जाएगा तो वो 23 बन जाएगा। बेशक उसमें डेसिमल के बाद 3 है जो कि 5 से छोटा नंबर है, लेकिन स्टिल जब हम उसको सीलिंग करेंगे तो वो 23 बन जाएगा। इंटीजर वाला पार्ट उसका, उसमें 1 का इंक्रीमेंट आ जाएगा। हाँ, अलबत्ता मैं 18 को अगर सीलिंग करवाऊं तो वो 18 ही रहेगा, क्योंकि उसमें कोई डेसिमल पार्ट शामिल नहीं है। ठीक है, 5.2 को अगर हम सीलिंग करेंगे तो वो 6 बन जाएगा। 7.9 को अगर हम सीलिंग करेंगे तो वो 8 बन जाएगा, क्योंकि 0.9 जब इंटीजर पार्ट में इंक्रीज करवाएगा तो वो 8 बन जाएगा। ठीक है, तो अब हम जरा इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। अच्छा, इससे पहले कि मैं इसको नेगेटिव नंबर से एक्सप्लेन करूं, मैं यहाँ पॉजिटिव नंबर्स की तरफ आता हूँ। 0 का जो सीलिंग है वो 0 ही होता है। ठीक है, और आप ये फॉर्मूला देखें, फॉर्मूला में सीलिंग डॉट मैथ और A5, ठीक है, ए कॉलम में स्टैटिक कांस्टेंट नंबर्स लिखे हुए हैं, ए कॉलम में कांस्टेंट नंबर्स मैंने लिखे हुए हैं। और उसके अलावा जो आप इसके राइट साइड पे, ए कॉलम से राइट साइड पे जितने भी कॉलम्स देख रहे हैं और मजीद आगे भी हैं जो इस वक्त स्क्रीन में नजर नहीं आ रहे, तो मैंने इन सब फंक्शंस के अंदर सेल रेफरेंस ए कॉलम का इस्तेमाल किया। अच्छा, और ए कॉलम को मेरा ख्याल है मैंने फ्रीज भी किया हुआ है। अगर मैं ज़रा स्क्रॉल करूं तो ये सी कॉलम, जो है, नहीं, ये फ्रीज नहीं हुआ, फ्रीज पेज, अनफ्रीज, और फिर फर्स्ट कॉलम को फ्रीज कर लिया और उसके बाद हाँ, ये फ्रीज हो गया। अच्छा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सीलिंग मैथ फॉर्मूला बार में A5 में 0 लिखा हुआ है, तो जब उसके ऊपर सीलिंग मैथ अप्लाई होगा तो वो 0 ही रहेगा। ठीक है, और जब आप नेक्स्ट सेल में देखें सीलिंग मैथ A6 में हमारे पास 28.4613 है, तो 28.4613 इससे नेक्स्ट, इससे बड़ा नेक्स्ट इंटीजर क्या होता है, वो हमें पता है कि वो 29 होता है। ठीक है, वो 29 आ गया। इसी तरह से 41.5261 इससे नेक्स्ट इंटीजर क्या होता है, तो वो 42 होता है, इसलिए सीलिंग मैथ ने उसको 42 कर दिया, 42 करके दिखा दिया। और इसी तरह से 44 जो है वो 44 ही रहेगा, जहाँ पे डेसिमल पार्ट नहीं होगा वहाँ पे वो सेम वही नंबर रहेगा। अच्छा, नेगेटिव नंबर्स में देखें क्या होता है। -44, इसमें कोई डेसिमल पार्ट नहीं है तो -44, सीलिंग मैथ ने उसके सेहत पे कोई फर्क नहीं डाला और वो -44 ही रहा। -28.4613, तो -28.4613 से बड़ा नेक्स्ट इंटीजर क्या होता है, ठीक है, वो है -28, -29 नहीं है। ठीक है, आप सब लोग समझते हैं ना नेगेटिव नंबर्स को। नेगेटिव नंबर्स में आप जितना बड़ा उसका वैल्यू करते हैं वो एक्चुअली उतना छोटा नंबर होता चला जाता है। तो -28.46, अगर -29 की मैं बात करूं तो -29 इज स्मॉलर देन -28.46, बट -28 is bigger than -28.46. Therefore, सीलिंग
dot math when applied to minus 28.4613 it retrieves minus 28. Next is minus 41.5261. तो ये अगेन जैसे ऊपर वाली एग्जांपल में हमने देखा था, तो इसके ऊपर जब आप सीलिंग मैथ अप्लाई करेंगे तो ये माइनस 41 बन जाएगा। जी, सीलिंग मैथ के फंक्शन को यूज करने की जो हमने एग्जांपल्स देखी हैं, इसमें किसी का क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। मेरी आवाज आ रही है ना? आ रही है। चलें, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम देखते हैं सीलिंग मैथ का वो वाला वेरिएशन जिसमें एक सेकंड आर्ग्यूमेंट भी आप पास कर सकते हैं। अच्छा, सी कॉलम में जो आपने सीलिंग मैथ देखा था उसमें जब नंबर अप होता था या राउंड अप होता था तो उसमें वो 1 का इंक्रीमेंट लेता था, 1 अप टू 1 का इंक्रीज ले रहा था। जैसे कि 28.46 जो है वो 29 बन गया, 41.52 जो है वो 42 बन गया। ठीक है। अच्छा, इस मर्तबा ये होगा कि ये जो हमने डी कॉलम में लिखा हुआ है यहाँ पर हमने सेकंड आर्ग्यूमेंट में 3 पास किया हुआ है। जैसे कि ये वाला देखते हैं। ठीक है, 28.4613 इसको जब हमने सीलिंग मैथ इसके ऊपर अप्लाई किया और इसमें सेकंड आर्गुमेंट दिया 3, ये देखें आपको फॉर्मूला बार में नजर आ रहा है, सेकंड आर्गुमेंट मैंने दिया 3। तो अब होगा ये कि 28.4613 से बड़ा वो कौन सा इंटीजर है जो 3 के टेबल में आता है, विच इज डिविजिबल बाय 3, ऑब्वियसली दैट इज 30। ठीक है, 28.46 से बड़ा कौन सा इंटीजर है जो 3 से डिवाइड होता है, वो 30 है, तो इसलिए इसका आंसर है 30। 41.52 इससे बड़ा कौन सा नंबर है जो 3 से डिवाइड होता है या जो 3 का मल्टीपल है, वो है 42, इसलिए 42 इसका आंसर है। और यहाँ पर 44 से बड़ा वो कौन सा नंबर है, अगर तो 44 खुद ही 3 से डिवाइड होता, 3 का मल्टीपल होता तो वो यही रहता। ठीक है, लेकिन चूंकि 44 मल्टीपल नहीं है 3 का, इसलिए हमने देखना है, इसलिए एक्सेल देखेगा कि 44 से नेक्स्ट बड़ा कौन सा नंबर है जो कि 3 के मल्टीपल में आता है, तो वो 45 है, इसलिए यहाँ पे 45 आ गया। ठीक है, तो अगर यहाँ पे लेट्स से 43 भी कर देता तो भी इसका आंसर 45 ही रहना चाहिए। हाँ जी, तो भी इसका आंसर 45 ही है। चलिए मैं वापस कर देता हूँ 44। ओके, तो और माइनस नंबर्स में अगर हम बात करें, नेगेटिव नंबर से बात करें, तो -44 से बड़ा कौन सा नंबर है जो कि 3 के मल्टीपल्स में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर -45 नहीं है, क्योंकि -45 इज नॉट ग्रेटर देन -44, दैट इज इन फैक्ट स्मॉलर देन -44। सो द नेक्स्ट ग्रेटर नंबर देन -44 इज -42, which is a multiple of 3. That is why you see -42 in this cell, and you can look at the formula in the formula bar. ठीक है जी, यहाँ पे हमने सेकंड आर्ग्यूमेंट में 3 प्रोवाइड किया हुआ, इस वजह से 3 का मल्टीपल को यहाँ पे दिखाया जा रहा है। आप जितने भी यहाँ पे नंबर देख रहे हैं इस डी कॉलम के अंदर, ये तमाम 3 के मल्टीपल्स हैं। अच्छा, मैंने एग्जांपल में 3 लिया है, आपको जब जरूरत हो या जब आपने इसकी एक्सरसाइज करनी हो, प्रैक्टिस करनी हो, तो आप 3 की जगह पे कोई भी नंबर ले सकते हैं, तो जो उसका मल्टीपल होगा नेक्स्ट नंबर, वो यहाँ पर अपीयर होगा। ठीक है, जैसे अगर मैं इस जो है 42 को लेट से यहाँ पे फॉर्मूला चेंज करता हूँ और इसको 3 के बजाय लेट से 6 कर देता हूँ। ठीक है, तो -44 से बड़ा कौन सा नंबर है जो 6 का मल्टीपल में आता है, तो ये आई बिलीव -42 होना चाहिए। तो ये देखिए -42 आ गया। ठीक है, 6 7 42, वापस इसको 3 कर देते हैं, 3 में भी खैर यही आता है। अगर मैं कर दूं लेट्स से
8 कर देता हूँ, ठीक है। तो आंसर आना चाहिए -40। हाँ जी, -40, ठीक है जी। तो डी कॉलम में अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मेरे से पूछ सकता है। उमर क्लियर है? जी क्लियर है। वेरी गुड। अहमद ठीक जा रहा? जी समझ, जी ठीक है। वेरी गुड। अच्छा जी, अगर आपको सीलिंग समझ में आ गया है, इसके दोनों वेरिएशंस आपको समझ में आ गई हैं, तो फिर नेक्स्ट जो हमारे फ्लोर के फंक्शंस हैं वो भी आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएंगे। अच्छा, तो ये लें जी, ई कॉलम है और इसको मैं थोड़ा सा कॉलम ए के करीब कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखें -44 पे जब आपने फ्लोर मैथ अप्लाई किया, तो जैसे सीलिंग में होता था नेक्स्ट बड़ा नंबर, तो ये होता है नेक्स्ट छोटा नंबर, ठीक है। तो -44 इसमें कोई डेसिमल पार्ट तो नहीं है, तो इसलिए -44 ही रहेगा। और -28.4613 इससे नेक्स्ट छोटा नंबर कौन सा है इंटीजर में, वो है -29, क्योंकि हम फ्लोर की बात करें ना, फ्लोर वैसे भी नीचे की तरफ जा रहा होता है और सीलिंग में कॉन्सेप्ट होता है ऊपर जाने का, ठीक है। फ्लोर नीचे की तरफ जाने का कॉन्सेप्ट होता है, इसलिए -29 से नीचे की तरफ यानी कि छोटा नंबर इंटीजर कौन सा है, वो है -29। तो नेक्स्ट जो है -41.52, क्लियर है, -42 बनता है इसका, ठीक है। लेकिन अगर ये -41.52 के बजाय ये पॉजिटिव होता 41.52, जैसे कि ये 7th रो में हमें नजर आ रहा है, तो इसमें जो है वो आंसर है 41, ठीक है। 41.5261 इससे छोटा इंटीजर कौन सा है, 41, और -41.52 से छोटा इंटीजर कौन सा है, -42, ठीक है। तो ये फ्लोर, तो इसमें देखें अगर आपको समझ में आ गया था सिग्निफिकेंस वाला, तो यहाँ देखें जब आप सिग्निफिकेंस का यानी कि जो किसका मल्टीपल लेना है, अगर वो आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड ना करें तो फिर वो बाय डिफॉल्ट 1 होता है, ठीक है, कि 1 का मल्टीपल होना चाहिए। 0 का 0 ही होता है, ठीक है। 28.4613 इसको जब आप फ्लोर करेंगे तो इसका आंसर आएगा 28, ठीक है। यानी कि 28.46 से छोटा इंटीजर कौन सा है, वो है 28। 41.52 से छोटा इंटीजर कौन सा है, 41। 44 इसमें कोई डेसिमल पार्ट नहीं है, लिहाजा ये ऐसे ही रहेगा, 44 ही रहेगा। अच्छा जी, अब अगर हम इसको सिग्निफिकेंस वाला आर्ग्यूमेंट पास करें, ये एफ कॉलम में आप देख रहे हैं, बल्कि मैं ई कॉलम को भी सामने रखता हूँ। तो एफ कॉलम में आप देखिए -44 इसको हमने फ्लोर लेना है और 3 के मल्टीपल में लेना है, तो -44 से छोटा नंबर कौन सा है जिसकी फेस वैल्यू ऑब्वियसली 44 से बड़ी होगी, क्योंकि वो नेगेटिव नंबर है, जो कि 3 का मल्टीपल हो। अब 44 बजाते खुद तो 3 का मल्टीपल नहीं है, इसलिए 45 को चेक किया जाएगा तो 45 मिल गया, ठीक है। -45 is a multiple of 3 and it is also smaller than -44, and because we are looking at floor function, that is why we get -45। और अगर ये सीलिंग होता तो फिर क्या होता, -44 की जगह पे उसका सीलिंग जब उसके ऊपर अप्लाई करते तो आंसर आता -42। ये बात समझ में आ गई ना सबके? अगर समझ नहीं आई तो अनम्यूट करके आप मेरे से पूछ सकते हैं। ये देखें, जब हमने डी कॉलम में -44 पे सीलिंग और उसका जो सिग्निफिकेंस मल्टीपल प्रोवाइड किया था वो 3 था, तो -42 आंसर था। लेकिन जब हमने यही 3 के मल्टीपल में ढूंढा और फ्लोर करवाया तो इसका आंसर है -45, ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट नंबर है -28.46, तो इसको जब फ्लोर किया जाएगा तो -28.4613 इससे छोटा इंटीजर कौन सा ऐसा है जो 3 का मल्टीपल हो, तो वो ज़ाहिर है -30 है, ठीक है। आप फार्मूला बार में देख सकते हैं कि A3, 3 का मल्टीपल हो तो -30 इसका आंसर है।
इसी तरह से नेक्स्ट का आंसर -42 है, ठीक है। 0 हमेशा आप उसका फ्लोर लें, उसका सीलिंग लें, उसमें आप सिग्निफिकेंस का भी आर्ग्यूमेंट पास करें, वो हमेशा उसका आंसर 0 ही आता है, ठीक है। अच्छा 28.4613, इसका जो फ्लोर अप्लाई करेंगे जो कि 3 का मल्टीपल हो तो वो ऑब्वियसली 27 आएगा, क्योंकि 28.4613 से इमीडिएट स्मॉलर नंबर जो कि 3 का मल्टीपल हो वो 27 है। इमीडिएट स्मॉलर इंटीजर नंबर, तो खैर उसमें वो फिर डेसिमल वाले नंबर भी आए थे, बहरहाल इंटीजर मुझे कहना चाहिए था, इंटीजर। जी नेक्स्ट 41.5261, इससे इमीडिएट स्मॉलर इंटीजर कौन सा है जो कि 3 का मल्टीपल भी हो, क्योंकि हमने फ्लोर फंक्शन अप्लाई किया हुआ है, तो वो है 39, ठीक है। और 44 के लिए 42 है, जो कि 3 का मल्टीपल भी है और 44 से इमीडिएट छोटा भी है। अगर 44 बजाते खुद 3 का मल्टीपल होता तो यहाँ पर आपको 44 लिखा हुआ मिलता, लेकिन चूंकि 44 बजाते खुद 3 का मल्टीपल नहीं है, इसलिए नेक्स्ट स्मॉलर 3 का मल्टीपल 42 हमें यहाँ पर नजर आ रहा है। जी फ्लोर फंक्शंस के लिए हमने 2 कॉलम्स देखे, ई कॉलम और एफ कॉलम। यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। चलो ये आपकी खामोशी का मतलब मैं ये ले रहा हूँ कि यहाँ तक कोई क्वेश्चन नहीं है, तो हम आगे चलते हैं। जी कोई क्वेश्चन है हुज़ैफा? ओके, आप अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो मैंने सुना नहीं है, आप मुझे इंटरप्ट कर सकते हैं। जी नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं है। चलो ठीक हो गया। अच्छा जी मैथ, फ्लोर मैथ के बाद नेक्स्ट है हमारे पास जी कॉलम में इंट का फंक्शन। इंट का फंक्शन ये करता है कि ये हमें ये एक्चुअली जो ई कॉलम में हुआ है ना कि फ्लोर मैथ और 1 के मल्टीपल में हो, इंट का फंक्शन यही काम करता है। तो ई कॉलम और जी कॉलम इन दोनों में आपको सेम नंबर्स नजर आ रहे होंगे, ठीक है। ई कॉलम में हमने 1 सिग्निफिकेंस के लिए 1 प्रोवाइड नहीं किया था, तो अगर आपने बस यही काम करना है कि आपको जो भी नंबर्स हैं उनका फ्लोर करवाना है और उसमें 1 का मल्टीपल आपको चाहिए, तो आप ये इंट का फंक्शन भी यूज कर सकते हैं, यानी उसका सिर्फ इंटीजर पार्ट आ जाएगा। तो ये देखिए जैसे लेट्स से ये है 41.5267 सेवंथ रो के अंदर हम देख रहे हैं, तो इसका जब इंट फंक्शन इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, फार्मूला बार में आप देख भी सकते हैं कि क्या फार्मूला इस वक्त अप्लाई किया हुआ है इस सेल में, तो ये है 41, ठीक है। और 28.46 इसका हो गया 28। यहाँ पर आपने एक चीज नोट की होगी कि 41.5261 इसमें से इंटीजर पार्ट आपको दिखाया गया और इसका जो डेसिमल पार्ट था वो बिल्कुल गायब हो गया, हालांकि वहां पे 0.5 था, ठीक है। तो राउंड के केस में इसको 42 हो जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ राउंडिंग नहीं हो रही, हम सिर्फ उसका इंटीजर पार्ट निकाल रहे हैं, ठीक है। तो जो गिवन नंबर में से जो अगर उसमें डेसिमल पार्ट नहीं है तो वही रहता है, और अगर उसमें डेसिमल पार्ट है तो उससे छोटा नेक्स्ट इंटीजर वो आपके सामने आ जाता है। जैसे कि ये है -28.46 थर्ड रो के अंदर, ठीक है। तो अब इसमें डेसिमल पार्ट है, तो इसलिए इंट का फंक्शन इससे स्मॉलर नेक्स्ट इंटीजर आपको प्रोवाइड कर देता है जो कि है -29, ठीक है जी। तो ये है इंट का फंक्शन। और नेक्स्ट फंक्शन है हमारे पास मॉड का फंक्शन एच कॉलम में, मैं इसको जरा यहाँ कर, अच्छा मॉड का फंक्शन क्या करता है? मॉड का फंक्शन ये करता है कि आप इसको एक नंबर प्रोवाइड, ये डिवीजन में होता है ना, आप जब डिवाइड करते हैं दो, एक नंबर से दूसरे नंबर को डिवाइड करते हैं तो एंड पे आके रिमाइंडर बच जाता है, ठीक है। तो मॉड का फंक्शन हमें बस वो रिमाइंडर बता देता है, और इस रिमाइंडर में आपको पता है एक खास बात होती है, अगर आप इस रिमाइंडर को जो नंबर डिवाइड हो रहा है उससे माइनस कर दें और फिर डिवीजन करें तो रिमाइंडर में कुछ भी नहीं बचेगा,
ठीक है, मैं दोबारा अपनी बात को रिपीट कर रहा हूँ कि मैथ्स में जब आप एक नंबर को दूसरे नंबर से डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर आता है, अगर आता है, तो अगर आप ये काम करें कि रिमाइंडर को जिस नंबर को डिवाइड किया जा रहा है उसमें से पहले माइनस कर दें और उसके बाद डिवीजन करें उसी नंबर से जो पहले डिवाइड कर रहा था, तो इस मर्तबा रिमाइंडर में 0 आएगा। तो मॉड का फंक्शन हमें वो रिमाइंडर बताता है। तो अब देखें, मैंने जैसे ये है 44, लास्ट वाला नंबर देखें, मैंने 44 और डिवाइजर मैंने लिया है 5, ये तमाम में मैंने डिवाइजर लिया है 5, यानी जो नंबर डिवाइड कर रहा है वो है 5। यहाँ पे चलो मैं 5 लिख देता हूँ, डिवाइजर के बजाय इधर लिख देता हूँ मैं 5, ताकि आपको ऊपर फर्स्ट रो में ही नजर आ जाए कि कौन सा डिवाइजर है। अच्छा जी, तो 44 को जब आप 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 4, ठीक है, तो ये 4 आपके सामने आ गया। इसी तरह से 41.52, इससे ऊपर वाली रो में अगर हम देखें 41.5261, तो इसको अगर आप 5 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर आएगा 1.5261, ठीक है। तो अगर आप सोचें कि 1.5261 को पहले माइनस कर दिया जाए 41.5261 से, तो जो आंसर आएगा उसको अगर 5 से डिवाइड करें तो वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, राइट। इसीलिए मॉड के फंक्शन ने हमें 1.5261 प्रोवाइड किया कि अगर इसको 41.5261 से पहले माइनस कर दिया जाए और फिर आंसर 40 आएगा और फिर 5 से डिवाइड करें तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो मॉड किया। एक क्वेश्चन है, जी प्लीज। H4 में जो आया है इसका रिमाइंडर 41.5261 का रिमाइंडर आया 3.4739। नहीं बेटे, आप जो है ना वो ऊपर वाली रो में देखें, दो मिक्स कर रहे हैं आप। 41.5261 के केस में रिमाइंडर है 1.5261, सेकंड लास्ट देखें। H4, अच्छा ओके ओके ठीक है, H4 की बात करें, राइट। हाँ तो इसे क्यों नहीं मल्टीप्लाई कर? जी मैं बताता हूँ आपको, अगर आप 3.4739 इसको माइनस कर दें -41.5261 से, तो जो आंसर आएगा वो 5 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा। ये आप बेशक करके देख लीजिएगा। जी ठीक है, ठीक है, अगर आप खुद ही सोचें कि आप इसको जब माइनस करेंगे तो एक्चुअली ये नंबर बन जाएगा -41.5261, और उसमें से जब आप माइनस करेंगे 3.4739, तो जब आंसर इसका आएगा वो आएगा 45, सॉरी -45। तो -45 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 5, राइट। और इसी तरह से इससे ऊपर भी अगर आप देखें तो 1.5387, इसको अगर आप माइनस कर दें -28.4613 से, तो जो नंबर आएगा जो कि एक्चुअली 30 होगा वो -30 होगा, तो वो 5 से कंप्लीटली डिविजिबल होगा, ठीक है। इससे ऊपर देख लें 1, तो अगर आप -44 में से 1 को माइनस करें तो आंसर आता है -55, सॉरी -45, विच इज डिविजिबल बाय 5, ठीक है जी। खैर अगर थोड़ी सी समझ नहीं भी आई इस फंक्शन की तो कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। ये मेरा ख्याल है जब अगर आपने कोई साइंटिफिक रिसर्च करनी हो तो उसी वक्त शायद इसकी ज़रूरत पड़ती है, वरना प्रोबेबली आमतौर पे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। एनीवेज, हम चलते हैं जी नेक्स्ट राउंड के फंक्शन की तरफ। राउंड का फंक्शन जैसे कि नाम से जाहिर है, और आई एम श्योर कि आपने इसको अपने मैथ में स्टडी भी किया होगा। मेरा ख्याल है मैंने इसको 5 क्लास के मैथ की बुक में भी देखा हुआ है इसको, ठीक है। तो राउंड का फंक्शन बिल्कुल वही करता है जो आपको मैथ का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसमें आप 2 आर्ग्यूमेंट्स प्रोवाइड करते हैं। नंबर 1 आर्ग्यूमेंट जो होता है वो नंबर होता है जिसको आपने राउंड करना है, और जो सेकंड आर्ग्यूमेंट आप इसको प्रोवाइड करते हैं, आप फार्मूला बार में नजर रखें, कॉमा के बाद 2 मैंने लिखा हुआ है, तो सेकंड आर्ग्यूमेंट जो है वो होता है कि आपने कितने डेसिमल प्लेसेस तक राउंड करना है, यानी जो आंसर आए वो कितने डेसिमल प्लेसेस के साथ आना चाहिए, ठीक है।
तो राउंड का फंक्शन ये करता है कि अगर तो इसको फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में एक इंटीजर प्रोवाइड किया जाए जिसमें डेसिमल पार्ट नहीं है, तो वो उसमें कोई चेंज नहीं करता, वो उसको वैसे का वैसे ही रखता है। जैसे कि आपको नजर आ रहा है -44 के केस में देख लें, वो -44 ही रहा। 0 के केस में देख लें, 0 ही रहा। 44 के केस में 44 ही रहा। तो राउंड ने इनके ऊपर कोई चेंज नहीं किया। हाँ, अलबत्ता राउंड का फंक्शन वहां पर आपको उसका ज्यादा इफेक्ट नजर आता है जहां पर डेसिमल पार्ट साथ में है, जैसे कि -28.4613, ठीक है। इसको जब राउंड के फंक्शन को पास किया गया फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में, देखें A3 लिखा हुआ है और (2), यानी कि 2 डेसिमल प्लेसेस तक हमने राउंड करना है, तो जाहिर है ये बनेगा -28.46। नेक्स्ट देखें -41.5261। इसको जब आप 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड करेंगे तो इसका आंसर वही होना चाहिए जो इस वक्त हमें सेल में नजर आ रहा है, यानी कि -41.53। वो 6 की वजह से जो है वो 2 राउंड होकर 3 बन गया, ठीक है। इसी तरह यहाँ देख लें +28.4613, इसको जब राउंड करेंगे तो ये 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड करेंगे तो ये जो है 28.46 बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, चले मैं इस एग्जांपल में ये करता हूँ कि मैं इसमें 2 के बजाय इसको कर देता हूँ 1। इसका मतलब ये है कि 1 डेसिमल प्लेस तक इसको राउंड करना है, ठीक है। मैं एंटर करता हूँ तो इसका क्या आंसर होगा? उमर बताइए, एंटर करूंगा तो क्या नजर आएगा मुझे? 28.5। एग्जैक्टली, ये देखिए मैंने जैसे एंटर करता हूँ तो 28.5 हो गया ये, ठीक है, क्योंकि मैंने इसमें जो फॉर्मूला बार में आप देख सकते हैं कि मैंने इसमें जो डेसिमल प्लेसेस हैं 1, अब मैंने कह दिया कि 1 डेसिमल प्लेस तक मुझे नंबर शो करो, तो इसमें राउंड हो गई है 6 की वजह से जो 4 है वो 5 बन गया, ठीक है। मैं इसको वापस रिवर्ट कर देता हूँ, ऊपर रहने देता हूँ, और इसी तरह से नीचे वाले जो 2 आपको नजर आ रहे हैं वहां पर भी कुछ ऐसा ही काम हो रहा है। जी, राउंड के फंक्शन में कोई एम्बिग्विटी, कोई क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, राउंड के फंक्शन में आपने देखा कि जब आप डेसिमल प्लेसेस, नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस बता देते हैं, जैसे हमने यहाँ 2 बताया था, तो उसमें वो ख्याल कर रहा होता है कि जिसको वो जिन डेसिमल पार्ट को रिमूव कर रहा है, नहीं दिखा रहा, तो वो अगर 5 या 5 से बड़ा है तो जो नंबर लास्ट सिग्निफिकेंट डिजिट वो दिखा रहा है उसको 1 का इंक्रीमेंट कर देता है, ठीक है। तो अगर आप चाहें कि वो इंक्रीमेंट ना हो और जो भी आपके पास नंबर्स हैं उसमें डेसिमल प्लेसेस 2 तक तो आए नजर, और वो जो नंबर था उसी में से बस वो नंबर है और राउंड अप ना हो, इसके लिए हमारे पास फंक्शन अवेलेबल है ट्रंक का, जो कि एक्चुअली एब्रीविएशन है ट्रंकेट की, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, इसमें और राउंड में सिर्फ इतना फर्क है कि जैसे आपको ये जो एग्जांपल है रो नंबर 4 में, यहाँ पे देखें कि जब हमने इसको राउंड करवाया 2 डेसिमल प्लेस तक तो ये -41.53 बन गया, लेकिन जब आपने इस पर ट्रंकेट अप्लाई किया तो -41.52 ही रहा और आगे से 61 जो है वो रिमूव हो गया। एक कॉलम में आप देख रहे हैं ना, जब आपने इसको राउंड करवाया तो ये -41.53 बन गया, लेकिन जब आपने इसको ट्रंकेट करवाया 2 डेसिमल तक तो -41.52 ही रहा, 6 की वजह से 2 3 नहीं बना। ट्रंकेट में और राउंड में बस इतना ही फर्क है, ठीक है। नीचे भी अगर पॉजिटिव नंबर्स में आप देखें तो आपको यही चीज नजर आएगी, और 0 जो है वो 0 ही रहता है, ठीक है। और इसमें भी जैसे हमने राउंड के फंक्शन में देखा था कि आप वहां पे हमने 2 को 1 कर दिया था, तो आप यहाँ पर भी डेसिमल प्लेसेस की जो है इसको 2 से कुछ भी और चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 3 ट्राई करता हूँ, 3 लिख के और एंटर करता हूँ तो ये देखिए -41.526 अब मुझे नजर आ रहा है, और वो जो 4th डिजिट था डेसिमल में 1 वो यहाँ नजर नहीं आ रहा। ठीक हो गया, Ctrl Z करके मैं अंडू कर रहा हूँ, टाइम हमारे पास खत्म हो गया है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा, और जो नया ग्रुप मैंने क्रिएट किया उसका लिंक अभी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, उसको क्लिक कीजिएगा तो आप उस ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे, ताकि वहां से आपके पास जो मैं कोई क्वेश्चन या कोई मटेरियल सेंड करना चाहूँ तो वहां मैं सेंड कर सकूंगा। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।